नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह। रविकांत, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, दूसरी तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच भी चल रहा है और खबरें हैं अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के भी। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, आज जीते 3 पदक। इंग्लैंड के साथ ओवल टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने टीम इंडिया की कराई वापसी। नोवाक जोकोविच वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के तीसरे दौर में और ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 सितंबर से। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक खेलों की। इन खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा आज दिन भर प्रदर्शन, रिपोर्ट के साथ हैं मुनीश शर्मा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने शूट ऑफ में कोरिया के किम मिन सू को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का ये पहला पदक है। निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांस्य पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी है। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अवनी ने इतिहास रच दिया है। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में श्री कुमार के इस पदक ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि से उभरते हुए एथलीट्स को प्रेरणा मिलेगी और इसके साथ ही भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीत लिए हैं। महिलाओं की क्लब थ्रो स्पर्धा के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। कशिश लाकड़ा 6ठे और एकता भ्यान 8वें स्थान पर रही। पुरुषों की शॉटपुट के फाइनल में सोमन राणा को 4थे स्थान से संतोष करना पड़ गया और बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में अलग अलग श्रेणियों में सुहास यथिराज, तरुण, प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में पलक कोहली और पारुल परमार की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। प्राची यादव महिलाओं की कैनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर हरविंदर सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने बेहतर कौशल और शानदार एकाग्रता का परिचय देते हुए पदक अपने नाम किया। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांस्य पदक जीतने पर हरविंदर सिंह को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि ये बहुत यादगार मैच था। उन्होंने कहा कि ये भारत का पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी में पहला पदक है। रविकांत, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। शूट ऑफ में 8 मारे थे कोरियन ने और हमने 10। और इसमें नियम है कि एक ही तीर पर फैसला होना होता है जी, और दूसरा तीर तभी चलेगा अगर दोनों ही बिल्कुल डेड एक्स पर लगाएं जी, और नहीं लगाते हैं तो क्लोजर टू दी सेंटर। बिल्कुल। और यहां तो अंकों का ही फर्क हो गया था। जब भारतीय शूटर ने, आर्चर ने जब 10 लगा दिया तो जाहिर है कि अब कोई और चारा नहीं था कोरियन के पास कि उसे बिल्कुल सेंटर स्पॉट पर ही शॉट लगाना था और इसी कारण चूक हुई। निशानेबाजी की बात करें, 50 मीटर राइफल स्पर्धा में अवनी 19 साल की हैं। ये टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा पदक है और मिक्स्ड में भी वो रविवार को पदक की चुनौती पेश करने वाली हैं। बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन, क्योंकि उन्हें समझा जाता है एयर राइफल शूटर, और एयर राइफल और जो 50 मीटर की राइफल होती है .22 की, इसमें खासा फर्क होता है और इसी का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ, क्योंकि जो आप अलग अलग वेपन्स यूज कर रहे हैं दोनों कॉम्पिटिशंस में, वो बहुत ही बेहतरीन आपका एकाग्रता दिखा रहा है और कंट्रोल दिखा रहा है अलग वेपन्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। और जो आज भारत को एक और पदक मिला है, प्रवीण कुमार ने पदक जीता, उस पर क्या कहेंगे? रजत पदक, 2.07 नया एशियन रिकॉर्ड और साथ ही पर्सनल बेस्ट।
और हाई जंप में तो हमने झड़ी लगा रखी है जी। शुरुआत की थी निषाद कुमार ने, उसके बाद मरियप्पन और शरद कुमार, और अब ये प्रवीण कुमार। चौथा मेडल है ये हाई जंप में, मेंस हाई जंप में। ये दिखाना कि मरियप्पन ने जो रास्ता खोला था, जो आशा की किरण जगाई थी रियो में, उससे कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है कि बाकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभी 2 दिन और मुकाबले होने बाकी हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे और पदकों की संख्या में और बढ़ोतरी करेंगे। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार को सम्मानित किया। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने इन पदक विजेताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने विश्वास जताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स को जारी रखा जाएगा और भविष्य में इसे और सुदृढ़ किया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने कहा कि सरकार ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की और खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक्स की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जेवलिन हमारी बहुत ज्यादा महंगी आती है, लाइक 1-1.25 लाख की एक जेवलिन आती है। जब एक कोई भी खिलाड़ी, जब सरकार उसकी ऐसी सहायता करती है तो वो मोटिवेट होता है कि हाँ अभी मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, तो वो अपना 100% देने की ट्राई करता है सर। 100% देता है तो जाहिर सी बात है सर कि मेडल भी आएगा उसको। अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी सर उतना ही पैरा स्पोर्ट्स का नाम होगा और उतने ही बच्चे आगे आएंगे। कोई मेरा तो सर एक ही एम है कि कोई एक बच्चा भी मेरे से इंस्पायर हुआ मेरी जर्नी से, तो उससे बड़ी बात सर मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि उन्होंने पैरालंपिक खेलों में पदकों की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि पदकों की हैट्रिक लगाकर उन्हें बड़ा गौरव हो रहा है। मेरा सपना था और एक हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में मेडल लेना, पर कहीं न कहीं मैंने उससे भी बड़ा सपना देख लिया था कि मेडल की हैट्रिक बनाओ। तो ये मेडल लेने के बाद मैंने मेडल की हैट्रिक बनाई, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। बदलाव देखा जाए तो एक टाइम ऐसा होता था जब मैं जाता था अकेला मेडल जीतता था पैरालंपिक्स में, साइड में मुझे कोई नजर नहीं आता था इंडिया। आज वो बदलाव आया, आज हमारे जो मेडल आ रहे हैं, अब हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पैरालंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन कर। तो भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक इस खेलों में जीत लिए हैं, यानी टोटल 13 पदक हो चुके हैं। उम्मीद अब भी जारी है। क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच ओवल में खेला जा रहा है। दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 191 रन बनाए थे। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने 50 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए क्रिस वोक्स ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। ओली रॉबिन्सन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। रविकांत, कल के तीसरे सत्र में जिस ढंग से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कराई टीम इंडिया की, और आज शुरू में 2 विकेट लेकर ऐसा लगा कि इंग्लैंड की पारी चरमरा जाएगी, लेकिन बेरेस्टो और ओली पॉप ने टीम को संभाल लिया। देखिए, एक लेट ऑर्डर फाइट बैक की तो हम हमेशा आशंका रहती है और बिल्कुल वैसा ही किया है इंग्लैंड ने। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पिच अब बहुत सूख रही है, अभी बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है। दूसरे दिन अभी चाय का समय, कुछ समय बाकी है और अभी बिल्कुल बैटिंग के अनुकूल है, और जो आखिरी सत्र होगा वो इससे भी बढ़िया होगा बैटिंग के लिए। और उसके बाद पिच टूटनी शुरू हो जाएगी और इंग्लैंड को चौथी बार पारी खेलनी है। तो इंग्लैंड के पास अगर 150 से ज्यादा की बढ़त नहीं हुई तो चौथी पारी में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा टूटती हुई पिच पर। 63 रन पर ओली पोप खेल रहे हैं और मोइन अली 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से किस स्ट्रैटेजी से इंग्लैंड की टीम खेलेगी? दूसरी तरफ अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो लंबे समय बाद उमेश यादव ने वापसी की और क्या कमाल की गेंदबाजी। और उमेश यादव के तो जिस तरह से उन्होंने जो रूट को कल आउट किया था वो वाकई काबिले तारीफ था, और आज भी जिस दिलेरी से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं टेस्ट स्क्वाड में। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास विकल्प कई मौजूद हैं जी। तो हर खिलाड़ी जो आ रहा है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इस मैच में ईशांत शर्मा और शमी बाहर हैं, उमेश यादव और शार्दुल को मौका दिया गया है। शार्दुल ने बैट से अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई बहुत पैनापन नहीं है उनकी गेंदबाजी में, लेकिन एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी जगह को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं। तो हर खिलाड़ी को यहां पे बहुत
ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा और बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी टीम इंडिया वापसी कर सकती है। शार्दुल ठाकुर का आपने जिक्र किया, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 के आसपास सिमट सकती है, लेकिन क्या गजब की पारी, छक्के चौके की बरसात और अर्धशतक। अर्धशतक ही नहीं लगाया बल्कि डटकर एक अच्छी साझेदारी बनाई, जिससे कि आप विपक्षी टीम को प्रेशर में डाल देते हैं। और जब लेट ऑर्डर की जब रिकवरी होती है तो उससे बोलर्स और ऑपोजिट टीम के काफी अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें इनके खिलाफ, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बैटिंग हो नहीं रही है कि आपको आउट स्विंग पे बॉल बीट करेंगे, आप थोड़ा सा आड़े तिरछे बल्ले चलाते हैं, लेकिन उसका फायदा मिला शार्दुल ठाकुर को और इसी कारण से उन्होंने बढ़िया रन बनाए। अगर आपने जैसा कहा कि पिच टूटने लगेगी तीसरे दिन से और स्पिनर्स को फायदा मिलेगा, भारत को भी बल्लेबाजी करनी है, मोइन अली उनके पास हैं और कुछ पार्ट टाइम स्पिनर हैं, हमने देखा है कि जो रूट भारत के खिलाफ एक अलग ही गेंदबाज बन जाते हैं। यही बात भारतीय टीम की सिलेक्शन में भी शायद झलकनी चाहिए थी, क्योंकि आप गए हैं इस मैच में सिर्फ एक स्पिनर के साथ, जी, रविंद्र जडेजा, और जडेजा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, पार्ट टाइम भी नहीं। रोहित शर्मा एक जमाने में किया करते थे, लेकिन अब नहीं लगता कि वो बॉलिंग करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आप पूरी तरह से निर्भर हैं अपने एकमात्र स्पिनर के ऊपर, और उसके बाद उमेश यादव, सिराज और बुमराह। शार्दुल ठाकुर टूटते हुए पिच पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन आपने अपने विकल्प पहले ही कम कर रखे हैं, इस कारण से लीड आप कम से कम दें, यही बेहतर रहेगा। जी हां, बिल्कुल, इस मैच पर हमारी नजर बनी हुई है और कल स्पोर्ट्स कैन में हम आपको इस मैच का और ताजा हाल बताएंगे। बांग्लादेश ने दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड पर 4 रन से जीत दर्ज कर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 137 रन ही बना सकी। रविकांत, न्यूजीलैंड फेवरेट्स माने जा रहे हैं जो T20 का वर्ल्ड कप होना है और 0-2 से ट्रेल कर रहे हैं। वो देखिए, वो अभी आए हैं अपने न्यूजीलैंड के सर्दियों में से जी, तो थोड़ा सा समय लगेगा वो जंग उतारने के लिए। एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला था इंग्लैंड में जी जून में, उसके बाद से 2 महीने का बिल्कुल विश्राम रहा, घर में रहे, सर्दियों में ज्यादा इंडोर प्रैक्टिस कर पाते हैं, आप आउटडोर्स खेल नहीं सकते न्यूजीलैंड के मौसम में जी। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा एक ये प्रयोग किया है कि आप बांग्लादेश जाएं, जहां के हालात, जो मौसम है वो लगभग दुबई के आसपास ही है, वैसी ही गर्मी, वैसी ही उमस, तो उन परिस्थितियों से आदी होने में थोड़ा समय लगेगा। रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा घबराएगी, और हारे भी है तो बहुत कम मार्जिन से। तो ये दिखा रहा है कि खिलाड़ियों को जो इसे कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, वो कर रहे हैं और धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है। अंतिम 2 गेंद में 13 रन की जरूरत थी न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन टीम 2 छक्के नहीं जड़कर उस मैच को सुपर ओवर तक नहीं ले जा पाई और बांग्लादेश ने यह मुकाबला जीत लिया। अविष्का फर्नांडो और चरित असलंका की शानदार बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 300 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज फर्नांडो ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 118 रन का योगदान दिया। असलंका ने 72 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन ही बना सकी। श्रीलंका की तरफ से अकीला धनंजय ने 2 विकेट लिए। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच 4 सितंबर को खेला जाएगा। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में आज कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दिन भर कौन कौन से मुकाबले हुए, बता रहे हैं अतहर सईद। महिला वर्ग में 6ठी वरीयता प्राप्त कनाडा की बियांका आंद्रेस्कू ने अमेरिका की लॉरेन डेविस को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। 2019 की चैंपियन आंद्रेस्कू ने डेविस को लगातार सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। आंद्रेस्कू का अगले राउंड में सामना बेल्जियम की ग्रीट मिनेन से होगा। विश्व की 104वें नंबर की खिलाड़ी ने रूस की ल्यूदमिला सैमसोनोवा को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई है। पुरुष वर्ग की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने नीदरलैंड
नीदरलैंड्स के तालोन ग्रिएस्पूर को हराकर यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली। जोकोविच ने ये मैच 6-2, 6-3, 6-2 से जीता। जोकोविच 1969 के बाद कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर्बिया का ये खिलाड़ी अगर यूएस ओपन खिताब जीत लेता है तो ये उनका रिकॉर्ड 21वां पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। ग्रैंड स्लैम खिताब के मामले में उनके साथ रॉजर फेडरर और राफेल नाडाल के नाम 20-20 खिताब हैं। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी दानियल मेदवेदेव जर्मनी के डोमिनिक कोएफेर को 1 घंटे 48 मिनट में 6-4, 6-1, 6-2 से हराकर लगातार चौथी बार यहां तीसरे दौर में पहुंचे। अगले दौर में मेदवेदेव का सामना पाब्लो एंडुजर से होगा, जिन्होंने फिलिप को 6-4, 6-3, 6-1 से मात दी। अन्य मैचों में फ्रांसिस टियोफ ने गुड्डो पेला को, रॉबर्टो बतिस्ता ने इमिल को, बाटिक वान डी ने कैस्पर रूड को, आंद्रे रूबलेव ने पेड्रो मार्टिनेज को और डॉन इवांस ने मार्कोस गिरोन को मात दी। ग्रिगोर दिमित्रोव ने एलेक्सी पोपिरिन को वॉकओवर दे दिया। दिमित्रोव जब मुकाबले से हटे तब पोपिरिन 7-6, 7-6, 4-0 से आगे चल रहे थे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। रविकांत, सबकी नजरें नोवाक जोकोविच पर लगी है। गोल्डन स्लैम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कैलेंडर स्लैम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें अच्छा मौका है क्योंकि न राफेल नडाल वहां मौजूद है न ही रॉजर फेडरर जी। तो अब मुकाबला रह गया है सिर्फ आंद्रे मेदवेदेव से, मैं समझता हूं। और यहाँ पे उन्हें खास ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मौसम न्यूयॉर्क में अभी बहुत खराब चल रहा है जी। हरिकेन एडा के कारण बरसात हो रही है और वैसे तो कोर्ट कवर कर दिया जाता है, आर्थर एश स्टेडियम कोर्ट, लेकिन उसके बावजूद जो मौसम का फेरबदल हो रहा है उससे काफी संभल कर रहना पड़ेगा। महिला वर्ग में जो बियांका आंद्रेस्कू हैं, एक समय सनसनी के तौर पर उभरी थी, ग्रैंड स्लैम भी जीता था उन्होंने, वो अगले दौर में पहुंच गई हैं। एशली बार्टी हैं, नाओमी ओसाका हैं, कौन सी फेवरेट लग रही हैं सेकेंड राउंड के बाद? देखिए, अभी सेकेंड राउंड में बहुत कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 128 खिलाड़ियों का ड्रॉ होता है ग्रैंड स्लैम में जी। तो सेकेंड राउंड मतलब आप लास्ट 64 में ही पहुंचे हैं जी। और वहां से अभी लंबा फासला तय करना बाकी है। और नाओमी ओसाका अच्छे फॉर्म में है, लेकिन मेंटल फिटनेस उनकी कितनी है बिल्कुल ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले वो मेंटल फिटनेस से काफी परेशान रही हैं अपनी, और जो प्रेशर वो फील कर रही हैं खासतौर पे जब ग्रैंड स्लैम में जो मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इसके अलावा जो एक मीडिया इंटरेक्शन से वो बचना चाह रही थी, वो सब कुछ मुमकिन हो नहीं पा रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि मेंटली कितना वो सक्षम है इस मुकाबले के लिए। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर किस तरह की चुनौतियों का सामना करके वो आगे बढ़ पाती हैं और ये टूर्नामेंट जीतकर वो मिसाल कायम कर पाती हैं या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। यूएस ओपन में भारतीय खिलाड़ियों ने निराश किया। अंकिता रैना और दिविज शरण डबल्स में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। अंकिता और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार कैटरीना बोंडारनेको को स्लोवेनिया की आंद्रेजा और क्रोएशिया की दारिजा जुराक के हाथों 1-6, 1-6 से हार मिली। दिविज और कोरिया के उनके जोड़ीदार क्वेन सू ऊ को ब्रिटेन के जो सैलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम के हाथों 3-6, 4-6 से हार झेलनी पड़ी। सानिया मिर्जा और कोको वंदेवेगे की जोड़ी भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई है। रविकांत, सानिया से यहां उम्मीद थी जिस ढंग से वो लास्ट टूर्नामेंट में रनर अप रही थी, लेकिन यहां निराश किया। देखिए, यूएस ओपन का प्रेशर अलग होता है और ग्रैंड स्लैम में खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इस कारण से सानिया अनुभवी तो हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि दमखम कितना बचा है, क्योंकि हार्ड कोर्ट पे खेलना इतना आसान नहीं होता, खासतौर पे जब आप एक टफ ईयर से गुजर के आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मार्टिना हिंगिस ने दिखाया था कि लंबे समय बाद वापसी कैसे की जाती है। शानदार वापसी उन्होंने की थी। सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस के साथ कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते थे। उम्मीद है कि सानिया रंग में वापस आ जाएंगी। एशिया का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप फुटबॉल 130वें सीजन में पहुंच चुका है और इसका आगाज 5 सितंबर से होगा। आईएसएल की 5 फ्रेंचाइजी और आई लीग की 3 टीमें इस साल ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए 16 टीमों में शामिल होंगी। परंपरागत रूप से इसे भारतीय सेना और सशस्त्र बलों की ओर से आयोजित किया जाता रहा है, पर अब इस टूर्नामेंट को पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण 1888 में शिमला में खेला गया था। तो एक समृद्ध इतिहास को समेटे है ड्यूरेंट कप। बहुत पुराना इतिहास है और शिमला के करीब एननडेल मैदान पर मुझे जाने का अवसर भी मिला। शिमला के ठीक नीचे है वो मैदान जी, एननडेल का, जहां पे पहली बार ड्यूरेंट कप का आयोजन हुआ था। उसके बाद कई सालों तक, कई दशकों तक ये टूर्नामेंट दिल्ली में खेला गया और अब पिछले 1.5 दशक से इसे दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है।
चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ओवल में इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए हैं। रविकांत जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।